था आप लोगों को डायलिसिस। डायलिसिस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है। और इसके बाद हमने इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ाए थे आपको कि कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होता है। तो मैंने बताया था आपको कि कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डिस्पर्स फेस यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं, दे हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे FeOH का जो स्थायी सॉल्व होता है, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। आपका AS2S3 जो सॉल्व होता है, उस पे होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो एक चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। सेम चार्ज में आप जानते हो रिपल्शन होता है, इसलिए कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वे बॉटम में सेटल नहीं होते हैं एंड दे कंटिन्यूसली मूविंग। इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है। ये मैंने बताया था। इसके बाद हमने पढ़ा था आपको ब्राउनियन मूवमेंट। ये क्या होता है? दिस इज द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं पोलन ग्रेन में हम उसको हिंदी में बोलते हैं पराग कण, यानी जो ग्रेन होते हैं जो है स्टिग्मा से निकलते हैं, अगर वे गिरे हुए हैं कहाँ पे? वाटर में, तो दे डू नॉट प्रेजेंट एट द रेस्ट एंड दे मूव्स इन द वाटर. Later on, this movement is also found in the colloidal solution. So that's why it is also called Brownian movement. ये किसके नाम पे है? रॉबर्ट ब्राउन जो बॉटनिस्ट थे, उनके नाम पे है ब्राउनियन मूवमेंट। तो व्हाट इज ब्राउन मूवमेंट? जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउन मूवमेंट? इसके दो कॉज बताए जाते हैं। एक तो ये है, ये आप जानते हो कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं? ये होते हैं 1 से लेके 1000 नैनोमीटर से बीच के होते हैं। 1 से बड़े और 1000 से छोटे, इनके बीच के होते हैं कोलाइडल पार्टिकल का साइज जो होता है। और जो वाटर का होता है वो 1 से छोटा होता है पार्टिकल। ठीक है। तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल यानी सॉल्यूट पार्टिकल को कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं? उसको कवर करते हैं और लगातार उससे स्ट्राइक करते हैं। और जिधर फोर्स क्या होता है स्ट्राइक का कम होता है, कोलाइडल पार्टिकल भी मूव इन दैट डायरेक्शन। इससे मान लो एक तरह से 4-5 पार्टिकल उसको धक्का दे रहे हैं और अपोजिट में मान लो 2 ही पार्टिकल धक्का दे रहे हैं, तो जिधर 2 पार्टिकल है उधर जो है कोलाइडल पार्टिकल मूव करेगा। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन ये भी होता है कि कोलाइडल पार्टिकल पे एक चार्ज होता है और चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है, इसलिए कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं दे मूव करते हैं। तो ये हो गया आपका कॉज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल का कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। लेकिन फिर इसमें एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि आखिर सस्पेंशन में मूवमेंट जो है यानी ब्राउनियन मूवमेंट सीन क्यों नहीं होता है? उसका रीजन है कि जो हमारे होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स, उनका साइज 1000 से भी बड़ा होता है और उनको जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते बहुत छोटे होते हैं, ये उनको जो है मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, बट इन सस्पेंशन द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेस इज लार्ज, therefore the chances of unequal bombardment decreases and suspension do not show any movement due to the large molecular size. ये हो गया आपका। एक कौन सी प्रॉपर्टी है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है आपका? फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है हेट्रोजीनियस कैरेक्टर आता है, फिलेटेबिलिटी आता है। ठीक है। फिलेटेबिलिटी आता है, स्टेबल नेचर आता है, यानी हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, स्टेबल नेचर और फिलेटेबिलिटी आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था, खाली ऑस्मोटिक प्रेशर यूज कर सकते हैं किसी जो है सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को निकालने में। अब हम बात करते थे मैकेनिकल में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है ब्राउनिंग मूवमेंट, सेकंड इसमें आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जानते हो, मान लो से रूम में अगरबत्ती एक कोने पे आपने जलाया हुआ है, तो उसका जो स्मेल होती है वो क्या होगी? ऑल डायरेक्शन में मूव करेगी। उसकी जो स्मेल होगी वो क्या होगी? ऑल डायरेक्शन में मूव करेगी, डिफ्यूज जाएगी, पूरे कमरे में उसका जो सुगंध है वो फैल जाएगी।
इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने, द सॉल्व मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, द सॉल्व पार्टिकल डिफ्यूजेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आप जानते हो डिफ्यूजन हमेशा हायर से लोअर की तरफ भी होता है, लोअर कंसंट्रेशन, बट देयर स्पीड इज वेरी लेस ड्यू टू बिगर साइज ऑफ पार्टिकल्स। इनकी स्पीड बहुत ही कम होती है, लेकिन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यूं समझो, ये अगरबत्ती है, अगरबत्ती आपने जलाया नहीं है, तो उसको खुशबू को जानने के लिए आपको उसको अपने नोज तक ले जाना पड़ेगा, तब जानोगे कि उसमें खुशबू है कि नहीं है, कैसी खुशबू है। लेकिन उसी अगर अगरबत्ती को अगर आपने जला दिया है, तो आपको उसके पास, अगरबत्ती के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रहेगा रूम के किसी भी कोने में, तो आप उसको जो है देख सकते हो, उसको फिर उसकी खुशबू को फील कर सकते हो उसको आप। ठीक है, तो ये है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका डिफ्यूजन। नेक्स्ट आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल स्लोली सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो सेडिमेंटेशन मशीन होती है, बहुत तेजी से चलती है। आप एक टेस्ट ट्यूब में कोलाइडल सॉल्यूशन रख लो और उसको घुमा दो सेडिमेंटेशन मशीन को, तो क्या होता है, सारे पार्टिकल जो होते हैं दे विल सेटल जस्ट लाइक प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, वैसे क्या होता है, सेटल हो जाते हैं बॉटम पे। इसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये जस्ट लाइक है, आपने देखा होगा जो है कि जब आप निकालते हैं जो है, आपका दही है, दही में से क्या होता है जो है कि आप लोग निकालते, घरों में देखा होगा लेडीज जो है निकालती है उसमें से आपका क्रीम निकालती है दही में से। तो क्या करना पड़ता है, उसको रोटेट करते हैं। लेकिन वो घर में आजकल तो दूसरे भी आते हैं, मोटर भी होती है, जल्दी से रोटेट कर देती है, तो वही उसी टाइप का है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन हो गया। तो क्या लिखा है हमने इसमें, कोलाइडल पार्टिकल स्लोली सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई। नेक्स्ट हो गया आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में एक ही है, दैट इज द टिंडल इफेक्ट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, टिंडल इफेक्ट है। मैंने बताया था टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा अपने घरों में भी। एक मिनट बेटा, अभी एक मिनट। बेटा बेटा गोला, चलो कोई बेटा नहीं है। तो नेक्स्ट आपका है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में टिंडल इफेक्ट। मैंने बताया था आपको टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा। जैसे मान लो घरों में आपका रूम मान लो है, लगता है बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें बिल्कुल कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, ना कुछ इसमें डस्ट वगैरह है। लेकिन मान लो वन साइड से उसमें जो है लाइट आ रही है, तो आप देख सकते हैं जो लाइट की जो रेज होती है उनमें बेटा जरूर है, जब तो क्या होता है, लाइट की जो रेज में देखा होगा आपने, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस सम उसमें जो है डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, आप उनको देख सकते हो। वही है टिंडल इफेक्ट। या मैंने बताया था आपको, नाइन्थ में भी देखा होगा आपने, फिगर भी देखा होगा कि एक मान लो डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, इतने डेंस है, इतना घना जंगल है जो है, उसमें लॉन्ग ट्रीज है और दिन टाइम में भी उसमें अंधेरा है, डार्कनेस है। लेकिन मान लो हवा के द्वारा अगर मान लो सम सनरेज वहां पे अंदर पहुंच गई है, तो क्या होगा, एंटर कर गई है, तो क्या होगा कि आप देखोगे पूरा उसमें जो है चमक आ जाएगी पूरे उसमें जो है आपके उसमें। ठीक है, जंगल में पूरे इसमें जो है चमक आ जाएगी। इसको बोलते हैं जो है हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होता है टिंडल इफेक्ट। वैसे अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बेटा क्या होता है कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन को, एक खूब अंधेरा हो, डार्क रूम हो, बिल्कुल अंधेरा हो, बिल्कुल उसमें लाइट कहीं भी न हो, तो एक बीकर में कोलाइडल सॉल्यूशन को रख दो। आप फिगर में देख भी सकते हो, मैंने बनाया हुआ है, फिगर में देख सकते हो आप। तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन आपने रखा हुआ है एक बीकर में, और वन साइड से आपने लाइट पास किया, लेकिन इसमें कंडीशन बेटा ये है कि बिल्कुल उसमें लाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए।
तो आप देखोगे कि जो कोलाइडर पार्टिकल होते हैं वो चमकने जैसे सन रेज में जो है हम आपके रूम में जो भी है डस्ट पार्टिकल वगैरह सब दिखने लगते हैं, वैसे ही दिखने लगेंगे आपको। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इसको। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका स्टडी किया था, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है टिंडल इफेक्ट में? कोलाइडर पार्टिकल पहले लाइट को एब्जॉर्ब करती है, फिर उसका एक पार्ट को क्या करती है, स्कैटर। इसलिए हमको उसका क्या होता है, हमको उसमें पाथ विजिबल हो जाता है, चमकने लगता है। तो मैंने क्या लिखा ऊपर समझिए ध्यान से। इसमें पहले डेफिनेशन क्या होता है इसका टिंडल इफेक्ट का, तो इसमें लिखा हुआ है द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल as a result of which the path of beam becomes visible. Path of light becomes visible. मतलब क्या होता है, दिखाई पड़ने लगता है। It is called Tyndall effect and the illuminated path of beam is called Tyndall cone. Tyndall cone बोलते हैं, देखो फिगर में दिखाई पड़ रहा है आपको, वो Tyndall cone है। मैंने इसमें लिखा क्या है पूरा समझिए। When a strong beam of light is passed through a true solution placed in a beaker in a dark room, then path of light does not। टिंडल इफेक्ट मैंने आपको बताया था कई बार कि ट्रू सॉल्यूशन जो है उसको शो नहीं करते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर नॉट इनफ बिग टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। दे आर अनएबल टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन में आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है जानते हो, जिनके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, दे आर अनएबल टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, दे आर नॉट इनफ बिग, इसलिए टिंडल इफेक्ट जो होता है ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करते हैं। फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, बट व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन केप्ट इन द बीकर इन द डार्क रूम, then path of light becomes visible. Therefore this phenomenon was first time studied by Tyndall, therefore it is called Tyndall effect। वैसे इसको पहले देखा था फैराडे ने, इसलिए इसको फैराडे टिंडल इफेक्ट बोलता है, या फिर ओनली टिंडल इफेक्ट। टिंडल ने इसको स्टडी किया था ज्यादा इसके बारे में, इसलिए इनमें टिंडल इफेक्ट आता है। ठीक है, therefore the phenomenon of scattering of light by colloidal particle as a result of which path of beam becomes visible, it is called Tyndall effect। The illuminated path of beam is called Tyndall cone। मुझे लगता है आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। और in this process colloidal particle first absorb the incident light and then a part of light is scattered by them। ठीक है, इसलिए जो है तो ये होता है आपका टिंडल इफेक्ट बारे में बात होगी जो है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई कोलाइडल पार्टिकल्स शो या कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। तो दिस इज बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल्स आर इनफ बिग टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। काफी बिग होते हैं, इसलिए वो आसानी से लाइट को स्कैटर करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एक लाइन और लिखी हुई है, टिंडल इफेक्ट कंफर्म्स हेटेरोजेनियस नेचर ऑफ द कोलाइडल। ये कंफर्म करता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में हेटेरोजेनियस नेचर होता है। एक बात और समझ ध्यान से आप लोग, जो है मैंने पहले बताया भी था कि टिंडल इफेक्ट इज आल्सो शोन बाय द सस्पेंशन, क्योंकि इनके पार्टिकल क्या होते हैं, बिगर होते हैं और वे भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। लेकिन अगर अगर मान लो जो है अगर आपके जो है सस्पेंशन के पार्टिकल सोल्यूशन में सेटल हो जाएंगे, देन इट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसमें ध्यान से, टिंडल इफेक्ट इज आल्सो शोन बाय सस्पेंशन, लेकिन कब होगा, जबकि सस्पेंशन हैगा डिजॉल्व स्टेट। इफ देयर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम देन सस्पेंशन विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये बात भी आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया आपके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक टिंडल इफेक्ट होता है। मोस्टली आप लोग याद करें व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, पेपर में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स सो दैट पाथ ऑफ लाइट बिकम्स visible, it is called Tyndall effect। Tyndall effect confirms that colloidal solution are heterogeneous in
नेचर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद हम देख लेना, पढ़ लेना, आसानी से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक आप आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसमें फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोफोर्सिस समझो ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि कोराइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेस यानी जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, उन पे एक चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज। हमने बताया था आपसे, आपका FeOH का थ्राइस सॉल्व है, कोराइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। एक मिनट, ठीक है। तो FeOH का थ्राइस सॉल्व में होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व में पॉजिटिव चार्ज होता है। AS2S3 यानी आर्सेनियस सल्फाइड पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो आप जानते हो कि कोराइडल सॉल्यूशन में कोराइडल पार्टिकल पे एक चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ही तरह का होता है, दोनों नहीं होते। पॉजिटिविटी हो दोनों होंगे तब तो न्यूट्रल हो जाएगा और कोराइडल पार्टिकल विल बी सेटल्ड। दोनों नहीं होते, एक ही होते हैं। तो आप जानते हो, आपके यहाँ फिगर बना हुआ है, हम क्या करते हैं, कोराइडल सॉल्यूशन को लेते हैं एक यूट्यूब में, आप देख सकते हो फिगर में, और इसके जो दोनों, इसके जो लिम्ब होते हैं, जो दोनों यूट्यूब के जो लिम्ब होते हैं, आप देख सकते हो फिगर में, उसमें हमने लगा दिया है 2 इलेक्ट्रोड और उनको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, पॉजिटिव और नेगेटिव से। ठीक है, अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अगर रहेगा नेगेटिव चार्ज तो उसका मूवमेंट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका उसका किधर मूवमेंट होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर होगा, और जा करके वहां पे अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा। वो अपने चार्ज क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, और बॉटम पे इलेक्ट्रोड पे सेटल हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफोर्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सिस। क्या लिखा हुआ समझो ध्यान से। द पार्टिकल ऑफ कोराइडल सॉल्यूशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज which is responsible for the stability of the कोराइडल सॉल्यूशन। क्लियर लिखा हुआ है कि कोराइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पांसिबल होता है कौन सा, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। When a coronal solution is taken in a U-tube and 2 electrodes are attached at both limb, इनके जो दोनों माउथ होते हैं U-tube के, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड अटैच कर दिया है। अब द U-tube, when electric current is passed, then particles of coronal solution moves towards opposite charge electrode. Therefore, इसका definition क्या है? Therefore, the phenomenon of movement of coronal particle under the influence of electric current is called electrophoresis. What is electrophoresis? The phenomenon of movement of coronal particles under the influence of electric current is called electrophoresis. Simple डेफिनेशन है इलेक्ट्रोफोर्सिस का। एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ कोराइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कोराइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोर्सिस। सिंपली बिल्कुल है डेफिनेशन का। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कोराइडल पार्टिकल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कोराइडल सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोफोर्सिस। ठीक है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो मूवमेंट किधर होगा, अगर मान लो कोराइडल पार्टिकल पे यानी कोराइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पे यानी डिस्पर्स फेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मूवमेंट होगा पार्टिकल किधर जो है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा किधर मूवमेंट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अगर कैथोड की तरफ मूवमेंट होगा यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा तो उसको हम बोलते हैं जो है केटाफोर्सिस, और एनोड की तरफ होगा तो उसे बोलते हैं एनाफोर्सिस। अब नेक्स्ट है आपका जो है कोगुलेशन। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें पास किया आपने, तो अगर सॉलिड मॉलिक्यूल अपोजिट चार्ज जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन ये कोई कभी पूछा नहीं गया आज तक। नेक्स्ट है कोगुलेशन और फ्लकुलेशन। कोगुलेशन और फ्लकुलेशन ये पेप्टाइजेशन का अपोजिट है। पेप्टाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। ये आप लोग जानते हो। तो कोगुलेशन क्या है? उल्टा है। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में, ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोगुलेशन और फ्लकुलेशन। सब बच्चों को समझ आ गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। कोगुलेशन हुआ, पेप्टाइजेशन है, दोनों अपोजिट चीजें हैं। पेप्टाइजेशन में क्या होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। और कोगुलेशन में क्या होता है? कोगुलेशन का दूसरा नाम होता है फ्लकुलेशन। ये क्या होता है? The process of conversion of colloidal solution into precipitate by adding suitable electrolyte is known as coagulation or flocculation। कैसे? ठीक है। If a solution of, for example इसका है, if a solution of barium chloride is added in the AS2S3 salt, आर्सेनियस सल्फाइड में जानते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बेरियम क्लोराइड पर अगर डालोगे तो बेरियम पे होता है 2 पॉजिटिव चार्ज। वो क्या करेगा? जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये तो एक बी है, बी में से बहुत सारे बी होते हैं, तो वे क्या करेंगे? AS2S3 सॉल्ट के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जिससे क्या होगा? जब 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 कोई पार्टिकल न्यूट्रल हो जाता है तो दे विल कम क्लोजर। जब कोई चार्ज होता है तब तो भागते हैं इधर उधर, लेकिन जब न्यूट्रल हो जाते हैं दे कम क्लोजर। अल्टीमेटली उनका साइज बढ़ता है एंड दे सेटल एट द बॉटम। मैंने यहाँ लिखा हुआ कि मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन कैसे होता है, वही सब अभी जो बताया था वही चीज है। कोलोइडल पार्टिकल बियर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट when an electrolyte is added to the colloidal solution, then opposite charge ions of electrolyte neutralizes the charge of colloidal particle. Due to this, colloidal particle come closer and they coagulated or precipitated. कोगुलेशन मीन्स होता है प्रेसिपिटेट में बदलना, ठीक है। यही है कि colloidal particle bear positive or negative charge when an electrolyte is added to the colloidal solution, then opposite charge ions of electrolyte neutralizes the charge present on the colloidal particle. Due to this, colloidal particle come closer and ultimately coagulated or precipitated। मतलब जब डिस्चार्ज हो जाएंगे कोरोना पर, जब उन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज विहीन हो जाएंगे, तब क्या होते हैं? वे एक दूसरे के पास आते हैं। जब तक उन पे चार्ज रहता है तब क्या होते हैं? पार्टिकल एक दूसरे से अवे भागते हैं, दूर जाते हैं। ये ध्यान रखना। तो यह हो गया मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन हो गया। कोगुलेशन का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल बेटा क्या है इसमें कि अगर जो है आप जो है AS2S3 सॉल्ट, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट में बेरियम क्लोराइड डालोगे तो बेरियम जो 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं वे आपके जो है जो AS2S3 पे जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अल्टीमेटली दे विल सेटल एट द बॉटम। नेक्स्ट इसमें है हार्डी सुल्जर रूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था। हार्डी सुल्जर रूल ये क्या होता है? दिस रूल स्टेट्स दैट द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी the coagulating power of an electrolyte is directly proportional to the valency of opposite charge ions of the electrolyte. Greater the valency, greater is the coagulating power। इस एग्जांपल के लिए देखो मैंने लिखा हुआ है कि मान लो किसी नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन को आपको न्यूट्रलाइज करना है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे यानी अकेला जो आप फिगर में देख सकते हो नीचे, आप फिगर में नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि अकेला जो एल्युमिनियम होता है Al3 पॉजिटिव आयन, वो 3 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जबकि एक मैग्नीशियम केवल 2 को ही कर सकता है, जबकि 3 सोडियम मिलकर 3 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पावर किसका हुआ? वो हुआ किसका? जो है एल्युमिनियम का। यानी नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा पावर किसमें है? एल्युमिनियम में है, उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है।
उससे कम पावर किसमें है? मैग्नीशियम में है, उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। सबसे कम पावर किसमें है? सोडियम में है, उसमें 1 ही पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने क्या बताया, हार्डी-सुलज़र रूल क्या होता है? ये रूल कहता है कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, ग्रेटर द वैलेंसी, ग्रेटर विल बी कोगुलेटिंग पावर। ऐसे मान लो आपको करना है पॉजिटिव वाले को, जिसपे जैसे मान लो FeOH का थ्राइस है, ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल होता है, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो आप देख सकते हो नीचे FeCN का होल 6 पे 4 नेगेटिव, जो फेरोसाइनाइड आयन है उस पर 4 नेगेटिव है, वो अकेले ही 4 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर सकती है। जबकि जो फॉस्फेट है PO4 पे 3 नेगेटिव, वो केवल 3 ही पॉजिटिव चार्ज वाले को न्यूट्रलाइज कर सकती है। सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, ये केवल 2 को न्यूट्रलाइज कर सकती है। और क्लोराइड है, ये खाली यानी 4 नेगेटिव वाले मिलकर 4 Cl नेगेटिव मिलके 4 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे। जबकि फेरोसाइनाइड जो आयन होता है FeCN का होल 4 होता है, ये अकेला ही कर सकता है 4 पॉजिटिव को। तो मैंने बताया था कि हार्डी-सुलज़र रूल स्टेट्स दैट कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना अपोजिट चार्ज होगा उतना ही उसका पावर ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे अगर नेगेटिव के लिए होता है सब ज्यादा होगा पावरफुल एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, उससे कम होगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सबसे कम होगा कौन सा जो है सोडियम पॉजिटिव। ऐसे पॉजिटिव वालों के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज्यादा पावरफुल आपका है FeCN का होल 6 पे 4 नेगेटिव, उससे कम पावरफुल है PO4 पे 3 नेगेटिव, उससे कम पावरफुल है SO4 पे 2 नेगेटिव, सबसे कम पावरफुल है आपका Cl नेगेटिव। एक यहाँ पे है फ्लक्चुएशन वैल्यू। फ्लक्चुएशन वैल्यू ये क्या होती है? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन ऑफ सॉल्ट मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन वैल्यू। एंड जितना कम मात्रा जरूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन वैल्यू। नेक्स्ट है एक और म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। ये क्या होता है? जब आप 2 अपोजिट चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को आपस में इक्विमोलर क्वांटिटी में उनको मिक्स कर दोगे, यानी एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो उनके दोनों के चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और अल्टीमेटली दोनों ही सेटल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। क्या लिखा हुआ है? When 2 opposite charge salt मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन are mixed in equimolar proportion, then coagulation takes place. This is called mutual precipitation और mutual। ठीक है, का इसका एग्जांपल होता है when FeOH का होल फेरिक हाइड्रोक्साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, देन कोगुलेशन ऑफ बोथ ऑफ द सॉल्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, कोगुलेशन मतलब दे विल कन्वर्ट इनटू द प्रेसिपिटेट। इसको बोलते हैं जो है हम। ठीक है, आपका हो गया म्यूचुअल। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड प्रोटेक्शन। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड नाम ही है प्रोटेक्टिव कोलाइड। इसमें क्या लिखा हुआ है? द सब्सटेंस व्हिच प्रोटेक्ट ए कोलोइडल सॉल्यूशन टू चेंज इनटू द प्रेसिपिटेट। जो सब्सटेंस कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट बनने से रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड protection. The substance which protect a colloidal solution to change into the precipitate is called protective colloid and this process is called protection. For example, when a small amount of gelatin is added in a gold salt, अगर आप सोने के कोलोइडल सॉल्यूशन में थोड़ी सी मात्रा में जिलेटिन ऐड कर दोगे, then it is not easily precipitated by addition of NaCl solution. So gelatin is the protective colloid. अगर आप गोल्ड सॉल्ट होता है, गोल्ड सॉल्ट मतलब सोने का कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें अगर थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दोगे, जिलेटिन मिला दोगे, तो अब उसमें सोडियम क्लोराइड डालोगे तो गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, कोगुलेशन नहीं होगा, इसलिए हमारा हो गया हमारा जो है प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो यहाँ पे हमारा जो है जिलेटिन है, प्रोटेक्टिव कोलाइड है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटेक्शन।
अब लास्ट में एक टॉपिक आपका है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है अभी समझिए, जो है स्वर्ण संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। गोल्ड नंबर ये क्या होता है समझो कि देखो क्या लिखा हुआ हमने, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम required to just prevent the coagulation of 10 ml of a given gold sol when 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it। समझो ध्यान से, आपके पास 10 ml है गोल्ड सॉल का, आपके पास 10 ml है गोल्ड सॉल का, एक टेस्ट ट्यूब में है। अब उसमें कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव डालोगे मिलीग्राम में, जिससे कि अगर हम उसमें 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन ऐड करें तो उसका कोगुलेशन ना हो, कुछ प्रिवेंट कर दे, इसे बोलते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी प्रोटेक्टिव पावर। इस यानी गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी उसका प्रोटेक्टिव पावर उतना ही ज्यादा होगा, इसका प्रोटेक्टिव कोलाइड का। तो गोल्ड नंबर समझिए, आपके पास 10 ml गोल्ड सॉल है, उसमें अगर आप 1 ml आप 10% NaCl सोल्यूशन ऐड करोगे तो कोगुलेशन हो जाएगा। अब बात इसमें है कि हम कितना मिनिमम अमाउंट प्रोटेक्टिव क्लोराइड का ऐड करें जिससे कि 1% ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन ऐड करने पे गोल्ड सॉल्ट का कोगुलेशन ना हो। दिस इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। इसको हम सिंपली बोलते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml of a given gold salt when 1 ml of 10% NaCl solution is added in it, it is called gold salt। मतलब इसका समझिए ध्यान से, आपके पास सोने का यानी गोल्ड का कोराइड सोल्यूशन है, वो है 10 ml। अब आप कितना उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोराइड मिला दें कि जब उसमें मैं जो है या कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डालता है, ऐड करता है, तो उसका कोगुलेशन गोल्ड सॉल्ट का न हो। दिस इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। अब इस बार नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमल्सन। आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, सॉरी मिसेल है, इमल्सन तो है नहीं आपके क्लास में, उसमें सिलेबस में इमल्सन इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए इमल्सन नहीं पढ़ाएंगे आपको हम। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मिसेल। मिसेल आप जानते हो एसोसिएटेड कोलाइड को ही बोलते हैं हम, मिसेल बोलते हैं हम किसको, एसोसिएटेड कोलाइड को ही बोलते हैं। तो क्या होता है आप जानते हो, द सब्सटेंस विच बिहेव्स as normal electrolyte at low concentration but behaves as colloid at higher concentration are called micelles। मिसल वही होते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड वही होते हैं मिसल। यानी जो 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 सब्सटेंस डाइल्यूट सॉल्यूशन में दे एक्ट लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, they will dissociate into cations and anions, and but in concentrated solution cations and anions are attracted each other and they form associated colloid that is called micelle। एग्जाम्पल इसका होता है सोप एंड डिटर्जेंट। जैसे मान लो आप यहाँ देख सकते हो सोडियम स्टेरेट सोप है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा तो क्या होगा, इट विल ब्रेक इनटू द C17H35 C डबल ओ नेगेटिव, यानी बोलते हैं हम स्टीयरेट आयन बोलते हैं, प्लस Na पॉजिटिव आयन। लेकिन कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, अपोजिट आयन दे विल अट्रैक्ट होंगे और दे विल फॉर्म सोप। ठीक है, ये हो गया आपका जो है, ये हो गया आपका जो है मिसेल हो गया, मिसेल का वही है। अब नेक्स्ट आपका क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन CMC। ये क्या होता है, द कंसंट्रेशन एबव व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस आर कॉल्ड CMC। द कंसंट्रेशन एबव व्हिच इट मिसल फॉर्मेशन, मिसल मतलब एसोसिएटेड कोलाइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। जैसे एग्जांपल हमारे हो गए सोडियम पॉमिटेट, सोडियम लारिल सल्फेट, ये सब इसके एग्जांपल है पढ़ने का, सब साबुन के एग्जांपल ये है। अब इसमें एक टॉपिक आता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप ये आता है। तो आप देख सकते हो टाइम पे हम पे काफी मिनट है, लेकिन तो देख लेते हैं फिर भी। आप देख सकते हो बेटा इसमें जो है कि
हाँ, आपके फिगर में दिखाई पड़ रहा है। जैसे मान लो C17H35 COONA, इसमें एक हमारा सोप है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक है C17H35, इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट, और दूसरा होता है COO पे नेगेटिव चार्ज और Na पे पॉजिटिव। ये होता हमारा आनिक पार्ट हो गया। तो एक साबुन में दो पार्ट होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड स्मॉल आनिक पार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है, दिस इज सॉल्युबल इन ऑयल एंड फैट बट इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो आनिक पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ये टेडपोल स्ट्रक्चर है, आपको दिखाया गया है। टेडपोल मतलब होता है जब एक से, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं समझते होंगे कि जब एक से जो है फ्रॉग निकलता है तो उसको बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं। उसमें खाली एक हेड होता है और एक उसमें होती है टेल होती है। तो ये आपका जो जो दिखाई पड़ रहा है जो है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट से मैंने इंडिकेट किया हुआ है, ये टेल है। और जो आनिक पार्ट है उसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वो क्या है, हमारे हेड है। ठीक है। जब हम डर्टी क्लॉथ को हम डालते हैं सोप सोल्यूशन में, तो सोप और आपके जो आपका when dirty cloth is placed in the soap solution, then जो होता है जो हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये क्या होता है जो है डिजॉल्व होता है इसमें ऑयल एंड ग्रीस में। और जो आपका इसका जो हेड पोर्शन होता है दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है। तो मैंने पहले इसको शुरू से पढ़ देता हूं आपको जो है कि सोप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, that is there is a long hydrocarbon part which is called tail and small